हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 110 का यूनिट नंबर 12 का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है ग्लोबल रेजिस्टेंसेस। इस पार्ट में हम रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें यह बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन डिफाइंस द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी यानी आज के टाइम पर जिस एरा में हम जी रहे हैं उसको डिफाइन करता है ग्लोबलाइजेशन। आज हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कोई भी फिजिकल बॉर्डर्स, कोई भी फिजिकल बैरियर्स आज हमें किसी भी चीज़ को करने से रोक नहीं सकते। ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं, तो ये सब यहाँ पर हमें बताया गया है। पर साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन के विरोध भी यहाँ पर किए जा रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन से ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव जो कॉन्सिक्वेंसेज है वही हमें देखने को मिले हैं, बहुत सारे नेगेटिव्स भी हमें देखने को मिले हैं। तो ग्लोबल रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल के आता है। ग्लोबल रेजिस्टेंस एक ऐसी सोशल मूवमेंट है जिसका एक काम रहता है, ये एम रहता है कि हमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को ऑल्टर करना है। जो भी डिस्टॉर्शंस ग्लोबलाइजेशन से निकले हैं हमें उन्हें काउंटर करना है, जिन्हें हम वेरिएबली ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ऑल्टर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, एंटी ग्लोबलिस्ट मूवमेंट। तो ये सब इसके नाम रहते हैं। तो जो लोग ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं या इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि IMF, WTO, OECD, इनमें बहुत सारे यहाँ पर लूप होल्स हैं जिनको हमें फिल करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कॉरपोरेशंस हैं, ट्रांजिशनल कॉरपोरेशंस हैं जो कि पॉलिटिकल पावर, वेल्थ, ठीक है, इस सभी को यहाँ पर कैप्चर करके रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, जिसकी वजह से कल्चरल आइडियाज़ हमारे लूज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम डैमेज कर रहे हैं। अब कल्चरल आइडियाज़ के अगर हम देखें तो आज के टाइम पर सारे जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अपने ट्रेडिशनल कल्चर को लोग भूलते जा रहे हैं। तो इसी का विरोध करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर सोशल मूवमेंट्स करते हैं, उनके क्रिटिक बन के, कि ग्लोबलाइजेशन से हमारे इन्वायरमेंट में डैमेज हुआ है, कल्चरल आइडियाज़ जो होते थे हमारे वो हम लूज़ करते जा रहे हैं, वेल्थ जो है वो सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनके पास ही ज़्यादा कैप्चर होती जा रही है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ लोग सोशल मूवमेंट्स चलाते हैं। तो ये मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, नेशनल लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं, वो वीक हुई हैं। हमें अब जो लॉज बनाने पड़ते हैं वो सबको ध्यान में रखकर बनाने होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा ना हो कि हमने एक लॉ बना दिया, किसी देश को बुरा लग गया, उसने जाकर कहीं UN वगैरह में शिकायत कर दी तो हमें वो लॉ कैंसिल करना पड़ा। तो ये सब मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं कि नेशनल लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं हमारी वो वीकन होती जा रही हैं। इसमें सॉवरेनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। अब जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे पर इतनी डिपेंडेंट हो चुकी हैं कि अपने फैसले वो खुद अब ले ही नहीं सकती, उसे सबसे पहले दूसरों की सुननी पड़ती है। तो ये सब यहाँ पर मुद्दे उठाए जाते हैं। इसकी वजह से हमें यहाँ पर सोशल मूवमेंट्स को पढ़ना पड़ता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटर कम्युनिकेशन बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। ये स्टेट्स के कंट्रोल के बियॉन्ड भी जा चुका है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के बियॉन्ड जाकर उनके खिलाफ कोई काम को अंजाम देते हैं। जैसे कि अरब स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं तो अरब स्प्रिंग में हुआ क्या कि एक वेंडर को यहाँ पर ट्यूनीशिया में मार दिया गया। अब इंटर कम्युनिकेशन की वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, उन्हें पता लग गया पूरे देश में कि ऐसे ऐसे करके डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमने एक वेंडर को मार दिया। अब उसको लेकर पूरे ट्यूनीशिया में यहाँ पर एक बाढ़ सी आ जाती है मूवमेंट्स की, लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करने लगते हैं, ठीक है। एंटी ग्लोबलाइजेशन से न्यू लिबरल जो भी यहाँ पर अथॉरिटीज़ होती हैं उनको यहाँ पर उखाड़ने की बात ये करते हैं। तो ये सब इंटर कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एंटी वॉर प्रोटेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। जैसे कि जो इराक का इन्वेजन हुआ था, US ने जो किया था, वो भी एक तरीके का ग्लोबलाइज्ड मूवमेंट है। तो ये सब हमें ग्लोबल रेजिस्टेंस में पढ़ना रहता है। अब बात करते हैं ग्लोबल रेजिस्टेंस की कि ग्लोबल रेजिस्टेंस होता क्या है। ग्लोबल रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी शॉर्टकमिंग्स आई, जो भी डिस्टॉर्शंस पैदा हुए, उनको काउंटर करने के लिए जो भी एफर्ट, सोशल मूवमेंट्स, ठीक है,
ये सब तरीके की जो मूवमेंट्स होती हैं वो आती हैं ग्लोबल रेजिस्टेंस के अंदर। बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स ये मांग करती हैं कि हमें डेमोक्रेसी और ऑटोनोमस कम्युनिटीज़ चाहिए, वाइल जो अदर्स जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो कहती हैं कि हमें डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल नेशनल और ग्लोबल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाने चाहिए, ताकि ऐसा हो कि सबको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ऐसा ना हो कि जिस देश के पास ज़्यादा पैसा है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, जो डेवलपिंग देश है, गरीब देश है, उसकी कहीं सुनी ही नहीं जा रही है। तो ये सब ग्लोबल रेजिस्टेंस का पार्ट रहते हैं। जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो भी ये भी कहते हैं कि जो ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े अमीर अमीर देश होते हैं वो सारे इनको केटर करते हैं, कभी उनको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलता। वेस्ट एशिया पर सबसे ज़्यादा इनका यहाँ पर टारगेट रहता है कि जो भी पॉलिटिक्स वेस्ट एशिया बना रहा है हम उसको टारगेट करेंगे, कहीं और इनका माइंड डाइवर्ट ही नहीं होता है। तो ये सब यहाँ पर ग्लोबल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका ये एम रहता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी शॉर्टकमिंग्स आए, लूप होल्स आए, हमें उन्हें फिल करना है बाय डिमांडिंग ग्लोबल रूल ऑफ लॉ, कि ग्लोबल रूल ऑफ लॉ लाया जाए, ग्लोबल जस्टिस मिले, ग्लोबल एम्पावरमेंट मिले सभी नेशंस को, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी नेशन के साथ। तो ये सब इन ग्लोबल रेजिस्टेंस में आता है जो कि ये ग्लोबल सिविल सोसाइटीज करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अंडरलाइंग थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशंस। अब अगर हम ग्लोबल रेजिस्टेंस को थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन में डालें तो सबसे पहली थियरी एक निकल कर आती है, वो है काउंटरवेलिंग पावर, जो कि डेवलप करते हैं जेके गैल्ब्रेथ। अब जेके गैल्ब्रेथ एक थियरी देते हैं जिसका नाम होता है काउंटरवेलिंग पावर। इसमें गैल्ब्रेथ ये बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल सिविल सोसाइटी का इमरजेंस हुआ है। अब ग्लोबल सिविल सोसाइटी का इमरजेंस हुआ, ये क्यों हुआ? उसमें जेके गैल्ब्रेथ ये बताते हैं कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो डोमिनेशन था कॉरपोरेट इंटरेस्ट का विद इन दी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेसेस, ठीक है, जो कि अमीर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वेल्थ को कैप्चर कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, दूसरों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो उसी के रिएक्शन के रूप में यहाँ पर ग्लोबल सिविल सोसाइटी का इमरजेंस होता है। और जो राइज होता है ग्लोबल सिविल सोसाइटी का, वो कहीं ना कहीं नियो लिबरलिज्म के एक बैकलैश में भी आता है कि नियो लिबरलिज्म की वजह से जो भी नेगेटिव पॉइंटर्स आए उनको काउंटर करने के लिए यहाँ पर ग्लोबल सिविल सोसाइटीज आगे आती हैं, किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर ये पॉलिटिकल एक्शन करती हैं सोशल रेजिस्टेंस के रूप में, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम डोमेन देखेंगे वो ये है कि नेक्स्ट स्कॉलर्स जो हैं जैसे कि चिन और मिटलमैन, ये दो स्कॉलर्स हैं, ये कहते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसका सिर्फ पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं हुआ, उसका कल्चरल इम्पैक्ट भी हुआ है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस मूवमेंट्स कैन नॉट solely by understood as a political reaction to globalization, कि पॉलिटिकल रिएक्शन को देख कर ही हम ग्लोबल रेजिस्टेंस नहीं कर सकते। इसने हमारे कल्चरल प्रोसेसेस में भी कहीं ना कहीं लूप होल्स क्रिएट कर दिए हैं। ये जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसके सिर्फ पॉलिटिकल मतलब नहीं निकलते, वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को भी यहाँ पर इम्पैक्ट करता है। तो ये जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि हमें अपने कल्चर को भी बचाना चाहिए, ठीक है, हमें एक कल्चरल रिएक्शन लाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंटेक्स्ट से हटकर कल्चरल रिएक्शन में भी हम यहाँ पर इसको थियोरेटाइज कर सकें इन दी फॉर्म ऑफ सोशल रेजिस्टेंस। कुछ मूवमेंट्स चला के, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के हम सब कल्चरल रिएक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ प्रोएक्टिव मेजर्स। अब 19th और 18th सेंचुरी का यहाँ पर एग्जांपल दिया जाता है कि इस समय पर जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था इंग्लैंड में 18-19 सेंचुरी में, उसकी वजह से जो सोसाइटी थी वो डिसरप्टिव हो रही थी, ठीक है। इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा उन्होंने सेटअप करनी शुरू कर दी, वो भी मशीन इंटेंसिव, कि लेबर का कुछ काम ही नहीं। अब लोग जो थे इसकी वजह से यहाँ पर गुस्से में आने लगे। इसके लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस किया गया ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड, कि ग्लोबलाइजेशन को हमें यहाँ पर रेजिस्ट करना है। जो भी स्ट्रगल्स इस समय पर वर्किंग क्लास ने झेले वो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के रेजिस्टेंस के रूप में हमें देखने को मिलते हैं।
टुवर्ड्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, जो भी कैपिटलिस्ट लोग थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती थी इस समय पर, लोग उसे रेजिस्ट करना यहाँ पर उन्होंने चालू कर दिया था कि हमें यहाँ पर सोशली डिफाइंड फंक्शंस चाहिए। ठीक है, हमें कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद दूसरों से काम निकलवा रहा है, उन्हें कुछ पैसे भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर चलाया जाता है। एंटोनियो ग्राम्स्की एक और यहाँ पर स्कॉलर आते हैं जो कि नोशन देते हैं काउंटर हेजेमोनिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की बात की जाती है वो ये करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इज अबाउट द एक्शंस ऑफ ऑप्रेस्ड ग्रुप्स, कि जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो कौन कर रहा है, वो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स कर रहे हैं जिन पर यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का कुछ कंस्ट्रेंट डाला गया है, सबऑल्टर्न फोर्सेस कर रही हैं। ठीक है, डायरेक्टेड एट अंडरमाइनिंग द पावर स्ट्रेटजी यूज बाय रूलिंग क्लास, कि रूलिंग क्लास ने जो भी पावर स्ट्रेटजी यूज की हमें सप्रेस करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ ये रेजिस्टेंस करते हैं। तो ये सब यहाँ पर ग्लोबल रेजिस्टेंस में आता है। अगर हम आज के टाइम पे देखें तो रेजिस्टेंस की जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अराइज हो रही हैं, चेंज हो रही हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी पेस से ग्रो हो रही हैं। ग्लोबल मीडिया कल्चर, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सभी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑर्डर को थ्रेट दे रही हैं आज के टाइम पर। तो इन सभी थियोरीज को पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि कैसे जो ग्लोबल चेंज है, ग्लोबल रेजिस्टेंस है, वो कैसे आज भी एक सेंसिटिव इशू बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन। अब रेजिस्टिंग जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्ट्रगल्स की बात की जाती है, सोशल ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स जो भी स्ट्रगल्स करते हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, उसके विरोध में, उसको हम रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जो भी न्यू लिबरल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, इकोनॉमी के स्फेयर में, कल्चर के स्फेयर में, पॉलिटिक्स के स्फेयर में, उसको कहीं ना कहीं ऑल्टर करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो जो कोर वैल्यूज़ हैं नए ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स की वो ये हैं कि हमें नॉन वायलेंस स्ट्रगल चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई वायलेंस नहीं चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए। ठीक है, सेकुलरिज्म, पीस, सॉलिडारिटी, तो ये सब इक्वालिटी को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ये सब आज के टाइम पर ग्लोबल रेजिस्टेंस के सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं कि ग्लोबलाइजेशन से आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वॉर्स हो रही हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट्स है वो स्टेबल नहीं रह पा रही हैं। तो आज के टाइम पर जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं उसमें ये माना जा रहा है कि नॉन वायलेंस स्ट्रगल हमें चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस चाहिए, सोशल जस्टिस भी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हाल ही के समय में जो अमेरिका है उसकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे हैं कि पैलेस्टीन में जो वॉर चल रही है उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड दो, वहाँ पर वायलेंस ना करो, जबकि अमेरिका इजराइल का दोस्त है। तो ये सभी यहाँ पर ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स में हम यहाँ पर इनको आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जो ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स होती हैं वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर करी जाती हैं। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को लाना है ताकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम अपना इन्फ्लुएंस डाल सकें। ठीक है, प्रैक्टिस जो भी होती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसको चेंज कर सकें। तो ये सब कुछ लोगों का एम रहता है। अब जो कुछ लोग होते हैं इसमें से वो ये कहते हैं कि हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन का यूज़ करना है, मॉरल प्रेशर डालना है ताकि हम अपने जो व्यूज़ हैं उसको कंट्रीब्यूट कर सकें टू द चेंजेस इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर हमें अपने व्यूज़ को रखना है तो हमें मॉरल प्रेशर बनाना चाहिए, ना कि कोई वायलेंस करके। उसके बाद कुछ अदर्स जो इनके स्कॉलर्स होते हैं वो ये भी कहते हैं कि हमें मॉरल के साथ साथ कुछ ट्रू एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए जिनके पास प्रॉपर स्किल्स हों ताकि वो अपने व्यूज़ वहाँ पर कैटर कर सकें। तो ये सब होती हैं हमारी कुछ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल मूवमेंट्स। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पर जो भी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है सोशल मूवमेंट्स में, उसके कहीं ना कहीं कुछ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स भी माने जाते हैं। जैसे कि इंडिया की चिपको मूवमेंट, जहाँ पर 1970s में यहाँ पर चमोली में, उत्तराखंड की, यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी कि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए यहाँ पर बोला गया था। अब इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना है तो पेड़ काटने पड़ेंगे, ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। तो इसी को काउंटर करने के लिए, इसको रजिस्ट करने के लिए
यहाँ पर जो लोग थे गौरा देवी के यहाँ पर लीडरशिप में इसको काउंटर किया गया और एक मूवमेंट चलाई गई जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। तो ये सब यहाँ पर इसमें बताया गया कि बाकी ये सब एग्जाम्पल्स ही हैं, ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये खत्म होता है हमारा BPSC 110 का यूनिट नंबर 12 का पार्ट 1। थैंक यू सो मच।